अगला दिनेश चौधरी, दिनेश सारण। जी सर। हाँ दिनेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर। हाँ दिनेश जी, जी आपका सर। स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला एक सामान्य सवाल आपसे। जी सर। प्रोफाइल मैंने देखी नहीं है। जी सर। सामान्य सवाल यह है कि सभी लोग बड़े अफसर बनना चाहते हैं, जी सर। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। आप भी बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे सर मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य है कि जो सिविल सेवा है उसमें कार्य करने की विविधता है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, मैं समाज में शांति स्थापना के लिए काम कर सकता हूँ, मैं रेवेन्यू कलेक्टिंग का काम कर सकता हूँ, मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर सकता हूँ। सबसे बड़ा तो सर मेरा यही उद्देश्य है। उसके पश्चात मेरा दूसरा ये उद्देश्य है कि मैं सिविल सेवा के माध्यम से सर सर्वोदय का जो सिद्धांत है गांधी जी का, उसके तहत मैं काम कर सकता हूँ। मैं समाज के अंतिम छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है उसको मेरे कार्यों द्वारा वो लाभान्वित मैं कर सकता हूँ। उसके पश्चात सर मेरा जो अन्य उद्देश्य है वो इस प्रकार का है कि मैं खुद एक बेरोजगार हूँ, तो मुझे किसी न किसी रोजगार की जरूरत है, तो मैंने एक करियर ऑप्शन के रूप में इसका चयन किया। उसके पश्चात सर जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या फिर इस सेवा के जो भी वेतन भत्ते हैं उनका सर कहीं ना कहीं मेरे पे आकर्षण सर जरूर है। चलो आप मुझे बताओ कि एक आईएएस अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या है? जी सर। कितना? हाँ, कौन सी ग्रेड में आता है वो? कितनी ग्रेड पे है उसकी? जो आरएएस अधिकारी है सर उसका L14 ग्रेड पे सर उसको वेतन है वो दिया जाता है। पक्का? जी आर यू श्योर? जी सर। जो इसमें जो आरएएस जो कंबाइंड एग्जाम है इसमें सर अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग वेतनमान है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो आरएएस है प्रॉपर उसके लिए सर L14 वेतनमान पे दिया जाता है। कितना है? L14 कौन सी ग्रेड आती है? जी सर, इसके तहत 5400 ग्रेड पे सर आती है। 5400 ग्रेड पे शुरू होता है। अभी 7th पे में 5400 है या उसमें बढ़ी है कुछ? सर इसकी अधिक जानकारी मेरे पास नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि इस देश को बहुत डायनेमिक, गतिशील, सक्रिय, कर्मठ अधिकारियों की आवश्यकता है। तो क्या आप अपने आप में इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह के गुणों को पाते हैं? जी सर। क्या क्या आपकी अच्छाइयां हैं आपके व्यक्तित्व में? क्या क्या पॉजिटिविटीज हैं, क्या क्या अच्छाइयां आप अपने आप में पाते हैं ताकि आपको ये अवसर मिले? जी सर। इस जो एक सिविल सेवक में सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। नहीं, आप क्या हैं? जी सर। आप अपनी अच्छाइयां बताएं। जी सर। आप में क्या पॉजिटिविटीज है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, ऐसी क्या शक्तियां हैं कि आप इस जॉब को अच्छे तरीके से संपन्न कर सकेंगे ताकि आपको चुन लिया जाए? सबसे पहली सर जो मेरा गुणवत्ता है वो है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से सर सक्षम हूँ। उसके अलावा सर इंटीग्रिटी की जो जरूरत होती है सिविल सेवा में, उसके लिए मैं सर अपने आप को सक्षम मानता हूँ। उसके अलावा सर क्विक लर्निंग की जो है वो सर क्षमता मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपेक्षाकृत रूप में थोड़ी अधिक है। जी सर। उसके अलावा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को और एक्साइज के अधिकारियों को और अकाउंट्स के अधिकारियों को कई बार रात दिन काम करना पड़ता है। उनको कई बार नींद करने का मौका। तो ऐसे समय में आप कई बार राजनीतिक दबाव होते हैं, कई बार मानसिक तनाव होते हैं, शारीरिक थकान होती है, उन सब में आप अपने स्ट्रेस और प्रेशर्स को कैसे मेंटेन करेंगे? इसके लिए सबसे पहले सर जो योगा है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये शब्द योगा है या योग है? योग। जी सर, योग है ये। योग है, योगा थोड़ी है। जी सर, योग। योग। चित्त वृत्ति निरोधा योग। जी सर। है ना? कैसे करेंगे? योग से करेंगे, पहली बात। दूसरी बात इसमें सर जो भी मेरे जो साथी है उनके माध्यम में टीम मैनेजमेंट का काम है वो किया जा सकता है। उसके अलावा आपको पता लगा कि
अचानक आपके आसपास कोई नदी नाला या बड़ी कोई पहाड़ क्षेत्र है, उसमें अचानक इतना पानी आ गया, जैसे एक बार जालौर में आ गया था, संभावना नहीं थी। अब तो बहुत बारिश होने लगी उधर, पहले नहीं होती थी इतनी। पश्चिम राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती थी, अचानक एकदम नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ऐसे मौके पर अगर आपको सूचना मिले, सूचना मिलते ही आप क्या कार्रवाई, पहली कार्रवाई क्या करेंगे? इसके तहत सर जो पहली कार्यवाही है, जो उस क्षेत्र में मेरे अधीनस्थ जो भी अधिकारी आते हैं उनको मैं इसके लिए सूचित करूंगा और तुरंत जो घटना स्थल है वहां पे जाके और जो कम्युनिटी है उसका सहयोग लिया जाए। इसके अलावा जो भी अगर नाले के माध्यम से अगर पानी डटा है तो उन नालों को अगर हो सके तो सर उनके जो जाम लगा है उसको ठीक किया जाए, ताकि जो पानी की आप वहां निकासी तक पहुंचेंगे, डिजास्टर स्थान तक आप पहुंचेंगे, जी तब तक तो काफी देर हो जाएगी। जी सर। तो वहां पहुंचने के बाद काम शुरू करेंगे या सूचना मिलते ही आप क्या काम करेंगे? जी सर, सूचना मिलते ही सर जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी है जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है मैं अधीनस्थ अधिकारियों से कांटेक्ट करूंगा और तुरंत उनको घटनास्थल पर सर जाने की बात कहूंगा और जो कम्युनिटी है उनका सहयोग लिया जाएगा। आप अपने सीनियर्स को सूचना नहीं देंगे? जी सर, बिल्कुल मैं इसकी सूचना अपने सीनियर्स को दूंगा सर। एक प्रश्न आप ये बताएं कि एसडीएम और एसडीओ जी ये सर। दो भिन्न भिन्न अधिकारी हैं या एक ही अधिकारी होता है? जी सर, ये सर सामान्यतः एक ही अधिकारी होता है पर उनके जो कार्य है वो सर अलग अलग होते हैं। दोनों के कार्य बताइए। जी सर, एज एसडीएम सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, जिसके तहत जो सीआरपीसी के जो पावर्स है उनका इस्तेमाल है वो अधिकारी वो करता है। और एज एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में सर जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 और जो टेनेंसी एक्ट 1955 है उसके जो पावर्स है उनका इस्तेमाल सर किया जाता है। एक और पैरेलल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होती है, जिला परिषद। जी सर। जिला परिषद का गठन किस प्रकार होता है? जी सर, इसके तहत जो जिला प्रमुख और जो जिला उसके जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से सर गठन किया जाता है। जिला परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं? जी सॉरी सर, अभी मुझे इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है पर जो जिला क्षेत्र है उसी से आते हैं। और पंचायत समितियों के चेयरमैन जो होते हैं वो? जी सर, इनका सर वो भी मेंबर होते हैं क्या जिला परिषद के? जी सर, ये पदस्थ मेंबर होते हैं सर। जी। अच्छा ये बताइए आप कि अचानक आपको सूचना मिले कि आपके क्षेत्र में कहीं पर बहुत जबरदस्त आपसी सांप्रदायिक झगड़े हो गए हैं, है ना? और आप उस क्षेत्र से कम इतने दूर हैं कि आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक लगेगा पहुंचने में, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसके लिए सर सबसे पहले मैं उस क्षेत्र के जो भी पुलिस थाना है वहां पे सर मैं इसकी सूचना दूंगा। उसके अलावा जो भी उस क्षेत्र में पुलिस मित्र है उनके माध्यम से सर कोऑर्डिनेशन करने का सर काम किया जाएगा। और जो भी एक आध सवाल और बताइए आप कि अपने यहाँ पर राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की शुरुआत कैडर कब बना? जी सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है 1952 में सर इसकी जो शुरुआत हुई थी। आरपीएससी कब बनी? आरपीएससी सर 1950 में आरपीएससी का गठन हुआ। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर अभी मुझे दिनेश सर। थैंक यू। दिनेश जी, आप बीकानेर रहे, चूरू और नागौर भी घूमे हैं और वहाँ पढ़ाई की है, तो ऐसी वैरायटी कैसे हैं आपके? जी सर, इसका सर जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो मेरा गांव है वो इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है। तो जो मेरी 10वीं कक्षा हुई है वो चूरू से की गई है, कांदलसर चूरू से। तो ये सर मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर है। इसके पश्चात सर मैंने जो 12वीं कक्षा है वो श्री टैगोर स्कूल कुचामन सिटी से की है। तो मेरे सर परिवार ने मुझे वहां पे भेजा तो मैं पढ़ाई करने के लिए सर नागौर गया। परिवार ने भेजा आपको? घर पे पढ़ते नहीं थे आप? नहीं सर, बिल्कुल मैं पढ़ाई करता था पर उन्हें लगा कि आगे की जो शिक्षा है
वो बेहतर हो सके, या फिर उनकी उनका जो भी इंटेंट रहा उसकी वजह से मुझे। कौन सी उम्र में आए थे आप कुचामन? जी सर, मैं 17 वर्ष की उम्र में, जब मैंने 12वीं कक्षा में था तब आया था। कुचामन पे सीकर का प्रभाव है, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। ऐसा लगता है कि कुचामन छोटा सीकर है। क्या जी विचार है सर। आपके? जी सर। मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुचामन और सीकर में कुछ समताएं हैं। जैसे सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में से डेवलप हुआ, उसी तरह कुचामन भी एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो रहा है। और सीकर के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो डिफेंस है उनकी संख्या ज्यादा है, उसी हिसाब से सर कुचामन में भी जो डिफेंसेस है उनकी संख्या ज्यादा है। और जो इनका सांस्कृतिक पहनावा है, जो संस्कृति है, वो लगभग सर मिली जुली हुई संस्कृति। बीकानेर, नागौर, कुचामन संस्कृति में ऐसी क्या चीज आपको लगी जो अलग-अलग है, भिन्न जी है? जी सर, जो कुचामन और सीकर की जो भाषा है नहीं, उसमें। मैं आपको पूछ रहा हूँ बीकानेर, चूरू और नागौर। जी सर, इनमें सर जो मुख्यतः अंतर है, मुझे सर भाषा का जो अंतर है वो लगा। उसके अलावा सर जो पहनावा है, उस पहनावे का अंतर है, वो है। भाषा का अंतर, कोई एक ऐसा शब्द बताओ जो बीकानेर वाली लैंग्वेज और चूरू की लैंग्वेज में अलग-अलग हो। जैसे बीकानेर में जैसे सर मैं अगर बोलता हूँ मृत्यु, तो मैं ऐसे बोलूंगा मृत्यु। तो मैं इसमें जो ते शब्द है उसको मैं पूरा का पूरा इस्तेमाल करता हूँ सर। और चूरू में सर जो से है उसको हे के रूप में सर बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, आपको रोजगार की तलाश है आपने अभी बताया। जी अ, सर। अब मैं देख रहा था कि आपके पास ईमेल आईडी भी है। आपके पास फोन कितने सिम का है? जी सर, 2 सिम का। एक बेरोजगार व्यक्ति को एक सिम से काम चला लेना चाहिए। जी सर। क्या राय है आपकी? जी सर, 2 सिम लेने का सर मेरा कारण ये रहा कि शुरू में मेरे गांव में सर जो नेटवर्क की व्यवस्था है वो ठीक नहीं थी। और वर्तमान में जब गांव में किसी जियो कंपनी का जो टावर लगाया गया, उसकी वजह से सर मैंने जियो का सिम कार्ड भी ले लिया। अच्छा, आपने लिखा कि आप जो है खो-खो खेलना पसंद करते हैं। जी सर। मेरे डिपार्टमेंट में मैं देखता हूँ कि जनरली जो आलोचक होते हैं, जो सर्विस को मज़े में बिताते हैं, वो लोग कहते हैं कि यार फाइल को खो-खो कर दिया करो। मतलब एक एक फाइल को दूसरे पर डाल दिया करो, जो लाल फीताशाही होती है उसको वो अपनाते हैं। आपका क्या विचार है कि खो-खो तो खेलना ही नहीं अरे चाहिए, तो सर, बुरा मैं गेम क्वेश्चन है? सुन नहीं पाया, बीच में कॉल आ गया था सर। दिनेश जी, मैं वापस जी रिपीट करता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आपने बताया कि खो-खो आपका जो है हॉबी है आपकी, खो-खो जी प्लेइंग सर। प्लेइंग एंड वॉचिंग खो-खो। जी सर। प्रशासन में कुछ ऐसे निठल्ले बाबू होते हैं जिनका सामना शायद आपसे भी हो। जी वो सर। ये कहते हैं कि एक दूसरे पर काम डाल देना चाहिए और फाइल को खो-खो कर देना चाहिए जी सर। और मजे से रहते हैं। जी सर। आपका क्या विचार है? ऐसे खो-खो आपका जो ये गेम का चयन करना है, कहीं इससे प्रेरित तो नहीं है? मुझे लगता है खो-खो तो बेकार गेम है। नहीं सर, खो खो एक अच्छा गेम है, भारत का इंडिजीनियस गेम है सर। इसके माध्यम से टीम मैनेजमेंट और जो धैर्य है, उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। नहीं, मैं और सर मैं मैं बात। नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये बेकार गेम है। आप एक की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हो। आपने उसको टच कर दिया, वो भाग रहा है, आपकी जिम्मेदारी उसको दे दिया आपने। कहाँ से अच्छा गेम होगा ये? जी नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि जो जिम्मेदारी वो सही वक्त पर निर्णय लेके, आप जिम्मेदारी जब किसी दूसरे ऑफिसर को एक हायरार्की के रूप में जब जिम्मेदारी दी जाए, तो सर कहीं ना कहीं ये एक संगठन के लिए अच्छा है। आपने कहा कि मुझे जॉब की तलाश है। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। आपको आरपीएससी ने कहा कि आप आरटीएस बनेंगे या आप बीडीओ बनेंगे। आप जी कौन सा किसको लेना चाहेंगे, बीडीओ बनेंगे या आरटीएस? जी सर, मैं आरटीएस को प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? सैलरी तो आरटीएस में कम है। जी सर। हाँ, सैलरी चाहिए सर। आरटीएस को मेरा चूज करने का कारण ये रहेगा कि सर एक तो इसमें जो कार्य करने का क्षेत्र है सर, वो जो वीडियो से उससे ज्यादा है। उसके अलावा सर जो आरटीएस है, उसका जो प्रमोशन है वो एज ए एसडीएम या एज ए एसडीओ होता है। तो सर हाँ, वो भी मेरे आरटीएस चयन का कारण है।
आपने अभी सर के आंसर में कहा कि आप ईमानदार हैं। जी सर। आज के समय में ईमानदार रहना बेवकूफ़ी है। आप क्यों हैं ईमानदार और कहाँ से सीखी आपने ये ईमानदारी? जी सर। सर मेरा ऐसा मानना है कि ईमानदारी किसी भी रूप में सर बेवकूफ़ी नहीं है। और सर मैंने जो गांधी जी को पढ़ा है तो उसके आधार पे मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। गांधी जी कहाँ ईमानदार थे? गांधी जी नहीं थे ईमानदार? सर गांधी जी मेरा ऐसा मानना है अपने जो पूरा कार्य है वो सर ईमानदारी से करते हैं। जो उनका प्रारंभिक जीवन है उसमें हालांकि गांधी जी के अंदर बहुत सारी बुराइयां रही, लेकिन जो उनका बाद का जीवन है उन्होंने उसको ईमानदारी के साथ जिया। आपका ईमेल आईडी क्या है? TS94289700@gmail.com। ये अंक क्यों है इसमें? सर ये मेरा मोबाइल नंबर है उसका। आपको नहीं लगता कि आजकल जब ये टेक्नोलॉजी इतनी हैवी हो गई है और आपके ओवरकम हो रही हैं, तब आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में नहीं रखने चाहिए? जी सर, ये जो मेरा ईमेल आईडी है वो आज से मैंने काफी समय पहले बनाया था, तो सर इसकी मुझे अधिक जानकारी थी नहीं। आपके इसमें मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस रही है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो ठीक था, पर आपने एक जगह हिंदी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिया, तो बाद जी में सर। हिंदी को छोड़ा क्यों? जी सर। सर मैं 11th क्लास में तिलक शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांदल सतपुर में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे सर मेरे पास तीन ही ऑप्शन थे कि मैं हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही ले सकता था। तो उसके बाद मैंने 12th जो कक्षा है वो श्री जो टैगोर स्कूल कुचामन सिटी से की। तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पॉलिटिकल साइंस ले सकता हूँ, और सर मेरी रुचि जो पॉलिटिकल साइंस में अधिक थी तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का चयन किया। पॉलिटिकल साइंस में बीए में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। जी सर। भारतीय संविधान में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? भारतीय संविधान में सर मुझे दो पार्ट जो सबसे अहम लगते हैं, वो एक तो सर जो मूल अधिकार है, उसके साथ साथ जो मौलिक कर्तव्य है, ये पार्ट सब मुझे अच्छा मैंने आपसे अहम नहीं पूछा है, मैंने पूछा आपको अच्छा कौन सा लगता है। लगता है। जी सर। मुझे सबसे अच्छा पार्ट है सर मौलिक कर्तव्यों का पार्ट लगता है। ओके। जी सर। ओके सर, आपके लिए जी सर। सर। अतुल सर। जी अतुल सर। जी सर। जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर। आपकी हॉबी खो खो गेम है? जी सर। अच्छा ये बता दिनेश को, खो खो को इंडिया का टैग गेम कहा जाता है। जी सर। ये टैग गेम का मतलब क्या होता है? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी खो खो और कबड्डी दो गेम है ऐसे इंडिया के, जिन्हें टैग गेम कहा जाता है। नहीं पता क्यों बोलते हैं टैग गेम? सॉरी सर, मैं अब ये इंडिया के इंडिजीनियस गेम है इसलिए कह सकते हैं, बाकी इसकी सर मुझे कंफर्म कल जानकारी 5 बजे हमारी क्यों मॉक लाइन है। अच्छा ये बताएं कि खो खो गेम के संदर्भ में एक क्लब बड़ा पॉपुलर है हमारे देश में, बहुत उसकी चर्चा होती है। जी सर। खो खो का सर क्लब, जी इसके लिए सर जो पुन्ना का डेक्कन जिमखाना है सर वो सबसे फेमस है इसके लिए। डेक्कन जिमखाना, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताएं मुझे, अब बाल गंगाधर तिलक का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है क्या खो खो गेम के संदर्भ में? जी सर। सर क्या? सन 1914 में जब खो खो के जो रूल का निर्माण किया गया था, उस समय बाल गंगाधर तिलक का सर इनके रूल के निर्माण में इनका अहम योगदान रहा। वेरी गुड। बाल गंगाधर तिलक के साथ एक सहयोगी भी थे। जी सर। भाई जी, क्या नरवरकर। नाम था उनका? भाई नरवरकर थे सर। वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। कितने प्लेयर होते हैं खो खो गेम में फील्ड में? फील्ड में सर 9 प्लेयर खेलते हैं सर एक टीम में। 9 प्लेयर होते हैं, और अपोजिट पार्टी के भी लोग होते हैं क्या? जी सर। अपोजिट पार्टी के एक समय में सर तीन प्लेयर है वो उतरते हैं गेम में सर। अच्छा अच्छा, 3 अपोजिट पार्टी के प्लेयर होते हैं और 9 प्लेयर
दूसरी पार्टी के होते हैं। जी सर। टोटल मेंबर होते हैं? टोटल सर अगर देखा जाए तो जब इंटरनेशनल गेम होता है तो उसमें 15 सदस्यों की टीम है, उसकी घोषणा की जाती है। और जो नेशनल गेम्स होते हैं उनके लिए 12 प्लेयर्स की टीम की घोषणा की जाती तो ये जो लोग बैठते हैं 9 लोग एक लाइन में मुंह आगे पीछे करके बैठते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या तर्क है इसके पीछे? है। जी सर। इसमें जो खो खो का सर जो मैदान है वो 2 भागों में बटा रहता है। और जो खिलाड़ी होता है, जो चेजर होता है, वो सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसकी वजह से सर इस गेम को जो खिलाड़ी है वो विपरीत दिशा में मूव करके सर बैठते कहीं नाम है इसका। वेरी गुड। ये बताएं दिनेश मुझे, राजस्थान सरकार में 2 एक्ट बड़े पॉपुलर हैं, राइट टू सर्विस। ये शायद पब्लिक एड क्या है ये दोनों? लेकिन सॉरी बीच में सर दूसरी आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा। कलर टाइम दिया तुम 5 बजे बिना पे नहीं सुन पा रहे हैं? जी सर मैं सुन पा रहा हूँ, बीच में किसी दूसरी आवाज सर को सुन पा रहा हूँ मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। राजस्थान में 2 बड़े महत्वपूर्ण एक्ट लागू हैं, एक है राइट टू सर्विस और जी सर। दूसरा है राइट टू हियरिंग। जी सर। थोड़ा बताइए क्या है ये दोनों एक्ट, क्या सॉरी सर इसकी मुझे ऐसी जानकारी नहीं है आपको? देश में सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूट किया जाए सर, आवाज नहीं आ रही, मेरे पास दूसरी आवाज आ रही है। हो गया? कर दिया, म्यूट कर दिया। जी सर। धन्यवाद सर। दिनेश जी, दिनेश जीएस में आपने 2 टॉपिक पढ़े होंगे, एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। जी सर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जी सर। विकास प्रशासन सर, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि जो विकास है उसका किस प्रकार से प्रशासन है वो किया जाए, किस प्रकार से जो विकास की गतिविधियां है उनको एफिशिएंट रूप में है वो किया जाए। उसके लिए सर 3 E's का सिद्धांत है वो दिया जाता है। इसमें एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है और जो इकोनॉमी है उस पर बल दिया जाता है। दूसरा सर जो शब्द है वो है प्रशासनिक विकास। उसमें उसकी जो अवधारणा वो है कि जो विकास के लिए जो प्रशासन है उस प्रशासन में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं ताकि जो विकास है उसको अच्छी तरीके से किया जा सकता है। उसमें जो संगठन है उसके भीतर में संरचनात्मक सुधार किए जा सकते हैं, इस प्रकार का सर किया होता है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल बताइए मुझे प्रशासनिक विकास के, जो राजस्थान में हुए हों या पूरे देश में हुए हों। जी सर। अभी की सर लेटेस्ट ये है कि जो कर्मयोगी योजना जो लाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, वो सर प्रशासनिक विकास के लिए एक अहम योगदान देगी। वही पूछना चाह रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपनी तरफ से ही बता दिया। थोड़ा बताएं मुझे ये मिशन कर्मयोगी क्या है? जी सर। इसके तहत सर जो भारत सरकार है वो जो भी अधिकारी होंगे उनको समय समय पर जो नई तकनीक आ रही है उनके लिए ट्रेंड किया जाएगा सर। कौन कंडक्ट करेगा ट्रेनिंग? जी सर। इसके लिए सर जो पीएमओ के अधीन जो मानव संसाधन परिषद इस प्रकार की संस्था है सर, वो इसका जो है वो प्रभार संभालेगी। तो चलिए, वेरी गुड। ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिविल सेवा सुधार है ये। एक सुधार और किया था सरकार ने अभी 2-4 दिन पहले, वो क्या था? जी सर। इसके लिए सर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो सर गठन किया। जी जी, वेरी गुड। थोड़ा सा बताइए मुझे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी युवाओं में भर्ती के लिए बनाई जा रही है? जी सर, ये केंद्र सरकार पे जो अलग अलग भर्तियों के जो संस्थान बनाए गए हैं उनके लिए सर ये बनाई गई। 3 संस्थाओं के काम अब ये संस्था करेगी अकेले, वो कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं? जी सर, इसके लिए सर एक तो आरआरबी है, दूसरा एसएससी है, तीसरा सर आईबीपीएस इसके लिए शामिल किया गया। वेरी गुड। थोड़ा सा मुझे ये बताएं, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं हम लोग। भारत और चाइना के बीच में जो काफी दिन से विवाद चल रहा है, गलवान घाटी से शुरू हुआ था विवाद, मुझे आज की स्थिति बताइए कि उस विवाद की अभी क्या स्थिति है आजकल में? जी सर,
अभी इसकी सर जो स्थिति है वो आज से लगभग 2 दिन पहले जो चाइना की सेना है उन्होंने रात्रि के समय सर जो भारत की जो ब्लैक टॉप चोटी है उस पे सर उन्होंने अधिकार करने का जो प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उनको पीछे की ओर खदेड़ा। उसके पश्चात सर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जो भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा और जो चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा वो आरोप लगाए गए। उसके पश्चात सर जो ब्रिगेडियर स्तर की जो वार्ता है वो सर अभी चल रही है। ओके, ठीक है, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। चाइना इस कोरोना के दौर में ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी विस्तारवादी नीति के पीछे क्या कारण लगता है आपको? इसका जो सर एक तो जो चीन का हमेशा से रहा है कि 2 कदम आगे चलो और 1 कदम आप पीछे हो जाओ, उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसका जो मुख्य ये कारण है। दूसरा कारण सर जो वर्तमान सिनेरियो उसमें जो कोविड-19 की जो सर उत्पत्ति हुई है वो चीन के वुहान से ऐसे बनी। तो चीन कहीं ना कहीं जो युद्ध के माध्यम से या फिर जो भी अपनी जो आक्रामक नीतियां हैं उनके माध्यम से जो दुनिया का ध्यान है वो इस ओर से हटाना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड सर। तो दिनेश जी बीकानेर से हैं। जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए दिनेश जी, परिचय दीजिए अपना। जी सर। सर मेरा नाम दिनेश, मैं बीकानेर जिला नोखा तहसील और गांव दुदावास का रहने वाला हूँ। सर मैंने जो 10वीं की कक्षा है वो तिलक शिक्षण संस्थान सेकेंडरी स्कूल कांदर सर चूरू से की। उसके पश्चात जो 12वीं की कक्षा है सर मैंने टैगोर स्कूल कुचामन सिटी से किया 2014 में। उसके पश्चात सर मैंने जो स्नातक है वो श्री टैगोर कॉलेज कुचामन सिटी और MDSU यूनिवर्सिटी से सर मैंने किया। उसके पश्चात सर मैं पिछले 3 वर्षों से सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और खो-खो खेलना सर। तो आधुनिक बीकानेर के निर्माता किसको कहा जाता है? जी सर, महाराजा गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का निर्माता। गंगा सिंह जी का कोई विदेशी अभियान बताइए। जी सर, इन्होंने सर 1899 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह है उसमें भाग लिया। इसके अलावा इन्होंने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी इन्होंने से भाग लिया। ऊँटों की कोई सेना वगैरह का कुछ संबंधित है इनका? जी सर, इनके सर जो ऊँटों की सेना है उसको उन्होंने गठन किया, उसको गंगा रिसाला नाम से इन्होंने स्थापित। राइट। अच्छा ये बताइए कि अभी जो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक चली है इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री काफी घटनाक्रम हुआ है, तो क्या उप मुख्यमंत्री से संबंधित कोई प्रावधान संविधान में है या नहीं? जी नहीं सर, जी नहीं सर, मुख्यमंत्री का सर कोई प्रावधान संविधान में नहीं। तो क्यों बनाया जाता है? जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि सर जब भी पार्टी में कोई 2 बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जब उनमें अधिकारों के वितरण की बात होती है तो उनको उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो सर दे दिया और उसके साथ उनको किसी बड़े मंत्रालय का पदभार भी वो दे दिया। राइट। क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उसका कार्य कर सकता है? जी सर, कुछ परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। जैसे? सॉरी सर, इसकी मुझे भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा अभी राजद्रोह मुकदमा बहुत चर्चा में रहा है। राजद्रोह क्या है? राजद्रोह क्या है? ये सर IPC की जो धारा है 124A के तहत सर जो देशद्रोह और जो राजद्रोह के आरोप है वो किसी भी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। जी। और एक और वर्ड बहुत चर्चा में। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, जो राजद्रोह का जो सर वर्तमान में आरोप लगाया गया था वो ऐसा था कि जो जिनका आरोप लगाया था वो सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, सर राजद्रोह का आरोप है। अभी एक शब्द बहुत चर्चा में है, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग ये क्या है? इसकी उत्पत्ति का इसके बारे में कुछ? सर इसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में तो सर मेरी जानकारी नहीं है, परंतु हॉर्स ट्रेडिंग जो टर्म है वो वर्तमान में जो दल बदल किया जाता है उसमें जब एक पार्टी के अधिकांश लोग किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको सर हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। इसका जो सर मुख्य समझ ये है कि वो किसी लालच के माध्यम से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। क्या विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है
कि वह सदस्यों को अयोग्य ठहरा दे। जी सर, जो दल बदल कानून है उसके तहत जो स्पीकर है वो किसी भी सदस्य को सर अयोग्य ठहरा सकते दल बदल तो हुआ ही नहीं था अभी वर्तमान संदर्भ में दल बदल जैसी चीज हैं। नहीं, जी सर। तो खतरा तो था ही। हाँ, जी सर। कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसमें जिसमें, सर हाँ जी सर, इसके लिए सर कीहोतो होलोहन जो वाद हुआ था 1992 में, वो सही समझ। राइट, ठीक है समीक सर, कंपाइल दिनेश सारण जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। जी सर। अब आपको मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये, कुछ सवालों के उत्तर तो तथ्यात्मक होते हैं, उसमें तथ्य ही बोलने पड़ेंगे, तथ्य आपको मालूम होने चाहिए। जी सर। तथ्य मालूम नहीं है तो आप उसका सवाल को शायद जवाब न दें तो ज्यादा उचित है। कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता या आपकी मानसिक जो तैयारी है उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि आपकी क्या मान्यता है। इस तरह के सवाल भी होते हैं, तो उसमें जो आपका अध्ययन है वो अध्ययन उसमें काम में आता है। कुछ सवाल ऐसे पूछे गए जो रचनात्मक थे, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए अधिकांश के, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें आप अपना अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो अनुमान लगाने के बजाय तथ्य अगर आपको पता है तो आप बताएं, अन्यथा आप रेस्पॉन्ड न करें तो ज्यादा उचित है। ठीक है ना? और आपको शुभकामनाएं। दिनेश सर। दिनेश जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपने जो भी जवाब दिए बहुत अच्छे से दिए, और राजस्थान जीके पे आपकी बहुत अच्छी कमांड है। ऐसा देखने को लगा कि आपका लोकल जो नॉलेज है वो अच्छा है, आपका विजन लगभग क्लियर है। जिस तरह से आपका आरटीएस वाला प्रमोशन वाला जो आपने आंसर दिया था, उससे लगता है कि आप विजन आरएस का लिए हुए हैं आपके माइंड में। लेकिन कुछ बातें हैं जहां आपको सुधार करने की जरूरत है। जैसे आपने, सर ने अभी कहा कि आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। चाहे ललित सर ने अभी पूछे हैं सवाल या लोहिया सर ने पूछे, तो उन पे छोटे छोटे सवाल है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर हैं, या फिर जिला परिषद पे सर ने सवाल किया था अभी, तो जिला परिषद का चयन जो है संगठन कैसे होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, ये छोटे सवाल हैं जिनका आंसर आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होने के नाते आना ही चाहिए। इस पे आप ना नहीं कह सकते। ठीक है। ईमानदारी पे जो क्वेश्चन किया था, तो ये ऐसे सवाल जो आपकी एथिक्स से जुड़े हुए होते हैं, वो तभी आप अच्छे से जवाब दे पाते हो जब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो हो। अगर वो नहीं होती है तो आप नहीं बता पाते। आपने ईमानदारी को गांधी जी से रिलेट किया, रिलेट करके बताया गांधी जी ने अपना ईमानदारी से जीवन जिया। तो ईमानदारी से कैसे जिया उसको आपको उसको सैद्धांतिक रूप से सिद्ध करना पड़ेगा, न कि केवल एक लाइन बोल करके। ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। बीडीओ के आपने कहा कि तहसीलदार की तुलना में बीडीओ का कार्य क्षेत्र कम होता है, तो इसका मतलब है कि आपको सर्विस प्रेफरेंस भरते समय आपने एनालिसिस नहीं किया है, या आपको पता नहीं है कि बीडीओ का कार्य क्षेत्र तहसीलदार की तुलना में ज्यादा होता है। क्योंकि सोशल जस्टिस की जितने भी स्कीम्स हैं वो सब बीडीओ के थ्रू ही जाती हैं, और तहसीलदार लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू का वर्क करता है। तो इस तरह के जवाब जो है कहीं ना कहीं आपको सुधार करने की जरूरत है। नेगेटिव पॉइंट आपका ये रहा, सब्जेक्ट नॉलेज आपका ठीक नहीं है, उसको आप ठीक करें। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, उनको एक बार रिवाइज करें। छोटी छोटी बातें जिनका नॉलेज होना चाहिए वो नहीं था। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, ये आपकी पॉजिटिव बात है। राजस्थान जी के आपकी ठीक है। ऑल द बेस्ट। अतुल सर। हाँ ठीक है, ओवरऑल अच्छा है दिनेश का। और जैसे मैंने लेकिन राजस्थान से जुड़े हुए कुछ एक्ट पूछे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। मेंस में भी आपने पढ़े होंगे, राइट टू सर्विस है, राइट टू हियरिंग है। राजस्थान तो मॉडल माना जाता है कि चीजों के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में। तो आपको एटलीस्ट जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी हो। बाकी खो खो से आपने लगभग प्रश्नों के जवाब अच्छे दिए। भारत चाइना है या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये सारे जवाब तो आपने अच्छे दिए। थोड़ा सा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को जान लीजिए, कई मामलों में बड़े महत्वपूर्ण काम हुए राजस्थान में। ठीक है जी, बाकी ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा दिनेश जी। बस नोट करें,
एक तो राजस्थान का स्थानीय प्रशासन, जिसमें पंचायती राज, ग्राम पंचायत तो आता है इसमें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसकी पूरी जानकारी आप रखें। दूसरा, वर्तमान में चर्चित कोई भी शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ जरूर देखें। जैसे अभी मैंने आपसे हॉर्स ट्रेडिंग का एक पूछा था, तो इसका प्रचलन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में घोड़ों की खरीद फरोख्त से संबंधित है, जहां व्यापारी घोड़ों को खरीदने के लिए कुछ चालाकी का उपयोग कर लेते थे। तो वहीं से शब्द धीरे धीरे राजनीति में आ गए। तो इस कुछ जो शब्द है उनका ऐतिहासिक संदर्भ आपको पता होना चाहिए। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा रहा, और आज यहीं पे समापन करते हैं। एक दो लोगों के रह गए, उनके हम कल मैं उनको शेड्यूल दे दूंगा, उसके बाद हम आगे का शेड्यूल कल से करेंगे। मेंबर बहुत बहुत धन्यवाद सर सबका, दिनेश सर, अतुल सर, उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत ठीक है बहुत सर, बहुत फोन कर दूं धन्यवाद मैं? ललित जी। थैंक यू जी, सभी को, थैंक यू थैंक यू। सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। बेटा देखना जरा। आप कर नहीं जुड़े थे? पता नहीं, उन्हीं की तो मीटिंग थी। हाँ जुड़े थे वो, उसके बाद तो वो चले गए। कहाँ चले गए? पहले दो मौक हुए, पहले वाले में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, दूसरे में उन्होंने पूछे। नहीं, वीडियो ऑफ करके आप लगा सकते थे दूसरे वाले पे। करने की काय नहीं आई।